स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल भंडाफोड़। मैं उसका नाम नहीं जानती। उसके भूरे बाल, छोटा चेहरा, लंबी नाक, भूरी आंखें हैं। और मैंने उसे लाल टाई के साथ सर्विस स्टाफ की वर्दी पहने हुए देखा। मैंने रूहान को यह कहते हुए भी सुना वह उससे बार में मिला था, इसलिए मुझे लगता है कि वह वहां एक वेट्रेस है। रूहान उसके साथ एक ताड़ी पालतू जानवर की तरह सम्मान पूर्वक व्यवहार कर रहा था। वंशिका ने तुरंत कहा। वंशिका ने आदर्श को महिला के साथ अपनी मुलाकात का वर्णन किया कि उम्मीद है कि इससे उसे मदद मिल सकती है। क्या वे ग्रे पुजारी है या ब्लू डिकन? आदर्श सोचने लगा। आमतौर पर जब भी शैतान नगरी नए सदस्यों की भर्ती करता था, ग्रे पुजारी प्रक्रिया के प्रभारी होते थे। वे उम्मीदवारों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करेंगे और निर्धारित करेंगे कि वे उपयुक्त है या नहीं। धीरे धीरे उन्हें शैतान नगरी के सदस्यों में बदलने से पहले वे उन उम्मीदवारों के लिए सामान्य लोग के रूप में संपर्क करेंगे। यह देखते हुए कि महिला रूहान को अपना डार्क बीस्ट मॉन्स्टर कैसे प्राप्त करना सिखा रही थी, वह संभवतः एक ग्रे पुजारी थी। फिर भी वंशिका ने कहा कि महिला जागीर को नियंत्रित करती हुई प्रतीत होती है। वह ब्लू डिकन भी हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे कि वह वेट्रेस मेरी प्राथमिक लक्ष्य है, लेकिन अब इसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। वह कहीं छुपी होंगी। ऐसा कोई रास्ता नहीं कि वह अब भी बार में इधर उधर गंदगी करती रहे। आदर्श ने खुद से आत्मविश्वास से कहा। किसी भी तरह वंशिका ने निश्चित रूप से उसकी बहुत मदद की थी। उसे बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर भटकने से रोकने के लिए एक स्पष्ट दिशा दी थी। यह बहुत अच्छा होता यदि वेट्रेस वास्तव में ब्लू डिकन होती। उसका इतना कम इनाम नहीं होगा। और पैसा ही कारण था कि आदर्श आने के लिए सहमत हो गया था। जो स्थान मैंने तुम्हारे लिए स्थापित किया है वो कुछ समय तक चलेगा। यदि शैतान नगरी का कोई अन्य सदस्य यहाँ आता है तो आपको यह दिखावा करना चाहिए कि आप बहुत दर्द में हो। उन्हें कोई अंतर नजर न आने दे, आदर्श ने कहा। तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ोगे ना, है ना? वंशिका की आंखें याचना कर रही थी। हालांकि दर्द बहुत कम हो गया था, फिर भी वह अंधेरे से घिरे एक तालाब के अंदर थी। वह सूरज की रोशनी, अपने सहपाठियों और अपने परिवार को फिर से देखना चाहती थी। आदर्श ने सिर हिलाया। थैंक यू। अब मुझे थैंक यू मत दो। जहर अभी भी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अगर हमें इसका इलाज नहीं मिला तो हम यह जगह नहीं छोड़ पाएंगे, आदर्श ने कहा। मैं पहले से ही आभारी हूं कि आप मेरी मदद करने को तैयार है, वंशिका ने कहा। यह जानना कि मृत्यु अपरिहार्य थी, मृत्यु से भी अधिक डरावना था। वंशिका को 1 मिनट भी अविश्वसनीय रूप से लंबा लगा। आदर्श के वादे ने कम से कम उसे वहां रुकने का एक कारण तो दे दिया था। आइए आशा करें कि हम सभी एक साथ इस जगह को छोड़ सके, आदर्श ने आभारी। कमरे का दरवाजा बंद करके आदर्श उसी रास्ते से वापस जाने लगा जिससे वह यहाँ आया था। दुर्भाग्य से 2 ग्रे पुजारी पास में गश्त कर रहे थे। आदर्श उनके पीछे जाने का फैसला करने से पहले कुछ देर के लिए झिझका। आखिरकार ब्लू डिकन का पता लगाना और जहर के इलाज के बारे में जानने के लिए ग्रे पुजारी ही उसके एकमात्र सुराग थे। नारंगी इमारत का अंधेरा हॉल। नरेश, नंदिनी और गरिमा अभी भी अंधेरे कमरे में इंतजार कर रहे थे। कभी कभी एक डार्क बीस्ट मॉन्स्टर किसी जीवित व्यक्ति के निशान की तलाश में बाहर के कमरे से गुजरता था। गरिमा दरवाजे के सामने झुक गई और अंतराल से देखती रही। उसने अचानक एक भूरे रंग के प्राणी को देखा जिसके शरीर पर अजीब सी धारियां थी और वह धीरे धीरे कमरे की ओर आ रहा था। पहले के डार्क बीस्ट मॉन्स्टर के विपरीत प्राणी की आंखें अधिक तेज और डरावनी थी। नरेश ने लापरवाही से प्राणी के साथ नजरें मिलाई और उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। ग्रे शापित बीस्ट तुरंत कमरे की ओर चला आया। इसकी नाक और इंद्रियां डार्क बीस्ट मॉन्स्टर की तुलना में बहुत अधिक संवेदनशील थी। उन्होंने उस जीव को अजीब सी चीख निकालते हुए दरवाजे की ओर आते देखा। शापित जानवरों ने गहरी चीखें निकाली। रोने की आवाज सुनकर नंदिनी तुरंत दरवाजे के पास गई।
लगता है उन्होंने हमें ढूंढ लिया, नरेश ने डरते हुए कहा। नंदिनी ने आसपास के माहौल को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और देखा कि बहुत सारे डार्क बीस्ट मॉन्स्टर कमरे में आ रहे थे। उनकी तीखी गंध कमरे में पहले ही भर चुकी थी। यह पता चला कि शापित बीस्ट ने वास्तव में उन्हें ढूंढ लिया था। वह उस स्थान को घेरने के लिए अपने साथियों को बुला रहा था। नंदिनी खिड़की के पास गई और देखा कि उन्हें कसकर बंद कर दिया गया था। अगर वे खिड़की से भाग निकले तो बाहर भी बहुत सारे जीव उनका इंतजार कर रहे होंगे। उन लोगों ने को मारने के बाद मैंने सोचा कि यह जगह साफ होनी चाहिए। क्या आश्चर्य है, कुछ चूहे फिर से यहाँ घुस आए हैं। बाहर से आवाज आई और काफी परिचित लग रही थी। नरेश और गरिमा ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। नरेश बोलने वाला पहला व्यक्ति था। क्यों यह रूहान की आवाज नहीं है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, हॉल के भारी दरवाजे तेजी से खुल गए। तीखी गंध तुरंत समूह पर पड़ी और उनका लगभग दम घुट गया। गरिमा मेज पर पीछे हट गई। वह डर के मारे कांप रही थी। काली त्वचा वाले एक दर्जन राक्षस जो तीखी गंध का स्रोत थे, कमरे में झुंड बनाकर आ गए थे। डार्क बीस्ट मॉन्स्टर के बीच एक भूरे रंग का प्राणी था जो श्राप रूणों से ढका हुआ था। इसका आकार किसी भी अन्य डार्क बीस्ट मॉन्स्टर से दोगुना था। उसकी चमकती हरी आंखें उन्हें घूर रही थी। ऐसा लगा जैसे जीव उनके करीब आने से पहले ही उन्हें टुकड़े टुकड़े करने वाला था। नीली पोशाक पहने एक व्यक्ति शापित बीस्ट के पास खड़ा था। जब उसने देखा कि घुसपैठिए नरेश और गरिमा थे तो वह आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि जिस चांदी बालों वाली महिला पर वह झपट्टा मारना चाहता था वह भी कमरे में थी, तो वह पूरी तरह से उत्साहित हो गया। क्या आश्चर्य है, किसने सोचा होगा। वह अभी भी सोच रहा था कि उसे खुद कैसे ले जाए। खेतों में उनका समय लगभग खत्म होने वाला था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह स्वयं जाल में चली आई थी। इससे उसे अपना सपना पूरा करने में लगने वाला समय कम हो गया। घुसपैठियों का एक और झुंड, उन्हें मार डालो। ग्रे पोशाक में एक आदमी धीरे से कमरे में दाखिल हुआ और चारों ओर नजर डाली। उन्हें मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, रूहान ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ भी हो लेकिन ज्यादा देर मत करना। हमें अभी भी कुछ करना बाकी है। नए जहर अंडे पहले ही फूट चुके हैं। हमें तैयारियां में और अधिक सहायता की आवश्यकता है ताकि हम परिवर्तन संघ के आने से पहले और अधिक लोगों को मार सके। ग्रे पुजारी जोर से हंसा। ग्रे पुजारी को स्पष्ट रूप से हत्या में दिलचस्पी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून भरा था। हम उन सभी को क्यों नहीं मार देते? उसके बगल में एक शिष्य ने पूछा। बेवकूफ, अगर यहाँ हर कोई मर चुका है तो हम भीड़ के साथ कैसे मिल सकते हैं और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं? शानदार सीनियर, हमेशा की तरह शानदार है। शिष्य ग्रे पुजारी की प्रशंसा करता है। ग्रे पुजारी ने आदेश दिया, रुको, उनसे निपटो और जितनी जल्दी हो सके स्लैंटेंट हॉल में हमारे साथ फिर से इकट्ठा हो जाना। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल द पॉइजन स्ट्राइक्स अगेन। जहर का घातक हमला दोबारा हो रहा है। रूहान 3 लोगों के समूह तक गया। उसकी आंखों ने नंदिनी को अंधेरी इच्छा से देखा। यदि महिला ने उसे अस्वीकार नहीं किया होता तो शायद रूहान अभी भी साफ दिल से उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा होता। चूंकि हाल ही में उसकी जंगली महत्वाकांक्षाएं पूरी हो रही थी, उसने नंदिनी के चांदी के बालों और उसके पवित्र चेहरे के प्रति अपनी वास्ता को और अधिक मजबूत पाया। उसने शुरू में सोचा था कि अपना सपना पूरा करने से पहले उसे शैतान नगरी में और अधिक योगदान देना होगा। आखिरकार जिस महिला पर उसने वासना की थी वह एक जादूगर थी। उसे आश्चर्य हुआ जब वह खुद ही जाल में चली गई। जब रूहान की नजर नंदिनी पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे वह पहले ही उस पर अनगिनत बार हावी हो चुका है और उसे तबाह कर चुका है।
नंदिनी को अंततः समझ आ गया कि वह रूहान के प्रति सतर्क क्यों थी। हर बार जब वह आदमी उसकी ओर देखता था तो वह एक भूखे जानवर की तरह दिखता था। उन्होंने अपने इरादे छुपाने की भी जहमत नहीं उठाई। रूहान, तुम जानवर, हमें तुरंत बताओ कि वंशिका कहाँ है। रूहान को देखकर नरेश गुस्सा हो गया। वह तुरंत ऊपर गया और उसकी गर्दन पकड़ ली। रूहान स्थिर खड़ा था, मानो वह किसी क्षुद्र प्राणी को देख रहा हो। उसके बगल में मौजूद शापित जानवरों ने नरेश पर अपना पंजा मारते हुए अटैक किया। तेज पंजे नरेश की मजबूत आकृति में ऐसे घुसे जैसे वे टोफू काट रहे हैं। सौभाग्य से नंदिनी नरेश को समय पर वापस खींचने में कामयाब रही, अन्यथा पंजे उसे काटने के बजाय उसके अंगों को खींचकर बाहर निकाल देते। दिमाग शांत रखो, नंदिनी ने आदेश दिया। नरेश ने अपनी छाती पकड़ ली और रूहान की ओर देखा। रूहान ठंडेपन से मुस्कुराया। शापित जानवर आसानी से जादूगरों से मुकाबला कर सकते थे। नरेश जैसे सामान्य व्यक्ति को तो बात ही छोड़ दे। तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो? मैं गारंटी दे सकता हूं, यदि आप उसे अभी भी देखते हैं तो आप उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप पर्याप्त चतुर हैं तो आप सचमुच काल कोठरी तक मेरे पीछे चलेंगे। मैं आपकी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूँ, हालांकि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मैं उससे कहूंगा कि वह तुम्हें यहीं टुकड़े टुकड़े कर दे। रूहान ने कहा। तुम ऐसा क्यों हो गए हो? गरिमा ने उस आदमी को ऐसे देखा जैसे वो किसी अजनबी को देख रही हो। मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं, रूहान ने कहा। नंदिनी ने कोई कदम नहीं उठाया। वह रूहान के अलावा शैतान नगरी के कई सदस्यों की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। उसे रूहान से निपटने में कोई समस्या नहीं थी, फिर भी अगर शैतान नगरी से घिरे होते तो परेशानी होती। यह स्पष्ट था कि रूहान उन्हें मारने की योजना नहीं बना रहा था। वह इसे अपने क्षेत्र में घूमने के अवसर के रूप में उपयोग कर सकती थी। रूहान ने 3 के समूह को बांधने या उस पर कोई प्रतिबंध लगाने की जहमत नहीं उठाई। उसकी नजर में शापित जानवर का उन्हें देखना सबसे अच्छा प्रतिबंध था। उन्हें भूतल के नीचे के स्तर पर लाया गया। वह संभवतः शैतान नगरी का असली घोंसला था। वे हर कुछ कदम पर काली पोशाक में एक शिष्य को देख सकते थे और डार्क बीस्ट मॉन्स्टर को उनके गले में जंजीरों के साथ शिकारी कुत्तों की तरह देख सकते थे। ये 3 कौन हैं? ग्रे पुजारी गुनोम ने उन पर ठंडी नजर डालते हुए पूछा। मेरे नए गुलाम, रूहान ने उत्तर दिया। आपने उन पर कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? गुनोम ने पूछा। वे आम लोगों का एक समूह मात्र है, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है, रूहान ने जवाब दिया। उन्हें काल कोठरी में बंद करो और तुरंत तिरछे हॉल में आओ। समझ गया, रूहान ने कहा। नंदिनी उनके कहे हर शब्द को सुन रही थी। वह सोचने लगी कि तिरछा हॉल क्या है? क्या यह वह स्थान हो सकता है जहां से जहर आ रहा है? किसी भी तरह यह शैतान नगरी के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। जैसे ही वे काल कोठरी में पहुंचे, नंदिनी को पता चला कि यद्यपि उन्हें कोशिकाओं में प्रतिबंधित करने के लिए तंत्र थे, लेकिन वह बहुत मजबूत नहीं थे। वो अपनी पूरी ताकत से आसानी से मुक्त हो सकती थी। रूहान ने स्पष्ट रूप से मान लिया था कि वे सामान्य लोगों का एक समूह थे। उसने उन्हें कोई मजबूत कोठरियों में बंद करने की जहमत नहीं उठाई। नंदिनी ने राहत भरी सांस ली। दुर्भाग्य से वह इधर उधर छिपने में एक्सपर्ट नहीं थी। यदि वह अकेले शैतान नगरी के घोंसले में घुलती है तो वह जल्द ही खुद को मुसीबत में पाएगी। नारंगी रंग की इमारत में अंधेरा हॉल। जब आदर्श वापस लौटा तो उसने पाया कि वह जगह पूरी तरह से खाली थी। फर्श पर निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डार्क बीस्ट मॉन्स्टर का एक झुंड उस जगह पर रेंग रहा हो। आदर्श को चिंता होने लगी, लेकिन अंततः वह शांत हो गया जब उसने एक कोने में बर्फ का एक सफेद टुकड़ा देखा।
यह वह संकेत था जिस पर नंदिनी और उसने निर्णय लिया था। यदि स्थिति वास्तव में खतरनाक होती तो कुछ भी पीछे नहीं छूटता, क्योंकि उसे यथाशीघ्र प्रतिक्रिया देनी थी। हालांकि अगर वह बर्फ के क्रिस्टल को पीछे छोड़ने में सक्षम थी तो इसका मतलब था कि वह काफी सुरक्षित थी। आदर्श, आदर्श! संचार उपकरण से चुटकी की आवाज आई। यह क्या है? आदर्श ने पूछा। जहर फिर से फैल गया है। 10 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। संख्या अभी भी बढ़ रही है। कुछ लोग पहले से ही दहशत में बेतहाशा इधर उधर भाग रहे हैं, चुटकी ने कहा। आदर्श ने खिड़की पर खड़े होकर मुख्य इमारत को देखा, जो अच्छी तरह से जगमगा रही थी। वह चीख पुकार और अंधेरे खेतों में दौड़ती छोटी छोटी आकृतियों को अस्पष्ट रूप से सुन सकता था। हालांकि वे लोग अंततः गायब हो गए क्योंकि वे भाग रहे थे। आदर्श को पता था कि वे कुछ झाड़ियों में गिर रहे होंगे। उन्हें उनकी खून की उल्टियां दिख रही थी। उनका शरीर काले पदार्थ में बदल रहा था। उन घनघोर काली रात में बहुत सारे तारे नहीं थे। विशाल खेत खलियानों पर बादल मंडरा रहे थे। भयानक चीखें अनवरत गूंज रही थी। घर के अंदर छुपे लोग डर से कांप रहे थे। उनके चेहरे डर और बेचैनी के कारण बेहद पीले पड़ गए थे। गोल्डन बैटल हंटर्स के कैप्टन पल्लव मुख्य प्रवेश द्वार के करीब सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी रक्त रंजित आंखों के सामने कुछ ही कदम की दूरी पर काली लाशों को देख रहा था। वो अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच रहा था। वह शैतान नगरी से लड़ना चाहता था, भले ही इसके लिए उसे अपना जीवन जोखिम में डालना पड़े। हालांकि उन्हें शैतान नगरी का एक भी सदस्य नहीं मिला। उनमें से कुछ डर होने का नाटक करते हुए मेहमानों के बीच छुपे हुए भी हो सकते हैं। फिर भी वे वास्तव में अपने दिलों में तिरस्कार पूर्वक हंस रहे थे, क्योंकि वे पीड़ितों की दर्दनाक चीखों का आनंद ले रहे थे। यह जानकर बहुत यातना हुई कि उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह से बेकार थी, क्योंकि उसने अपने साथियों के बिना किसी मैजिक के धुएं और विस्फोट के मरते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे गोल्डन बैटल हंटर्स का पूरी तरह सफाया होने वाला है। इससे पहले कि वे शैतान नगरी के एक भी सदस्य को पकड़ पाते, उनका सफाया किया जा रहा था। नेता, मैं इस तरह इंतजार करना और मरना नहीं चाहता। पल्लव ने अपना सिर उठाया और आंसुओं में अपने नेता जोगेंद्र की ओर देखा। मैं भी नहीं चाहता इसका अंत इस तरह हो। हमने वास्तव में शैतान नगरी को कम करके आंका है। हम केवल यही आशा कर सकते हैं। नेता जोगेंद्र ने असहाय होकर कहा। उम्मीद है क्या? पल्लव ने पूछा। आशा, उम्मीद। जोगेंद्र की आंखें चौड़ी हो गई। उसने बोलने की बहुत कोशिश की, फिर भी उसकी आवाज नहीं निकली। नेता, पल्लव तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जोगेंद्र को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके गले में कुछ फंस गया था। यह इतना गाढ़ा था कि वह इसे खांसकर भी नहीं निकाल सका। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।